जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पेपर है। तो आज हम जीके जीएस के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा अगर आप रीजनिंग, हिंदी और आप मैथ के प्रीवियस ईयर के पेपर देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, जो कि मैं पहले से ही सॉल्व कराने चुका हूं। ठीक है, तो आपका इसका एग्जाम पैटर्न भी बता देता हूं। तो दोस्तों साथियों, इसमें आपका 4 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जीके जीएस, ठीक है, मैथ और आपका रीजनिंग और हिंदी। ठीक है ना, तो 4 विषय से आपके प्रश्न पूछ जाते हैं। तो चारों विषय के आप प्रीवियस ईयर के पेपर मेरी वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आप इसमें आपका एग्जाम सेंटर देख लीजिए। आपका एग्जाम डेट दिया गया है 11 जनवरी 2023 का ये पेपर है और आपका फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखिए कांस्टेबल जीडी एग्जामिनेशन 2022। तो आपका जो पिछला वैकेंसी 2022 का निकला हुआ था, न्यू वैकेंसी आपका 2023 में आ चुका है, जिसके लिए आप आवेदन 24 नवंबर 2023 से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं जीके जीएस के सेक्शन पर। इसके अलावा अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर लेते हो तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि एसएससी जीडी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहता है, क्या प्रश्न कठिन पूछ जाते हैं कि सरल पूछ जाते हैं, ये सब आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो आपका जीके जीएस का सेक्शन आ चुका है, पार्ट बी जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे प्रश्न भी रिपीट होते रहते हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हो कि अदर चैनल में भी करवाते हैं तो वो पेड कोर्स चलाते हैं, तो यही प्रश्न जो रीजनिंग के रहते हैं, मैथ के रहते हैं, यही प्रश्न वो सॉल्व करा लेते हैं और यही आपसे अच्छे खासे इसमें रुपए ले लेते हैं। कहीं 500 रुपए का बैच चल रहा है, कहीं 600 रुपए का। तो आप यहाँ से भी प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही है, अलग नहीं है। आपको रीजनिंग के मिला के देख लेना और अदर जो चैनल है उनके मिला के देख लेना, पेपर आपका एक जैसा ही निकलेगा। ठीक है, इसके अलावा मैं फिर 2018 और 2021 की भी सॉल्व करा दूंगा। तो पहला प्रश्न देखिए, 2003 में सबसे कम आयु में पद्म विभूषण प्राप्त करने वाले भारतीय नर्तक या नर्तकी का नाम निम्न में से क्या है? तो क्या है, कौन है वो है आपका सोनल मानसिंह। कौन है? सोनल मानसिंह, जो कि आपकी सबसे कम उम्र की नर्तकी है। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। ये प्रश्न आपका एसएससी जीडी 2022 में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है ना, सोनल मानसिंह वाला। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका करंट अफेयर्स से है। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किसने की थी? तो आपका जो 2022 में फीफा विश्व कप हुआ था उसकी मेजबानी कतर देश ने, किस देश ने? कतर देश ने की थी, जो कि आपका अरबिया देश है, यानी मुस्लिम कंट्री है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। बेसिकली आपका ये आंसर की है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो पहले से ही हाईलाइट हो रखा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र बताइए। तो कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3। सी से होता आपका कैल्शियम और CO3 से होता आपका कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो आपका दिया गया है कैल्शियम सल्फेट का सूत्र है और ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र है। ठीक है ना, और ऑप्शन 4 आपका कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है। तो आपका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। तो आपका ये जीएस से प्रश्न पूछ लिया। अगला प्रश्न देखेंगे, डैश एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई 12 मीटर से अधिक वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। इनकी गति गर्मी में 110 किलोमीटर प्रति घंटा, सर्दी में 184 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो कौन सी होती है? वो है आपकी जेट धाराएं। क्या? जेट धाराएं। ठीक है, तो ये जो प्रश्न पूछा गया है बहुत डीपली प्रश्न पूछा गया है। ठीक है ना, तो जेट धारा एक संकरी पट्टी में स्थित क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई, ठीक है, अत्यधिक ऊंचाई वाली पश्चिमी हवाएं होती हैं। क्या हवाएं होती हैं? कौन? जेट धाराएं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये आपका डीपली यानी गहराई से प्रश्न पूछा गया है, तो कैंडिडेट ने क्या लगाया? ऑप्शन 3 लगाया है। ठीक है, तो बिल्कुल उसका सही निकला।
अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? तो कौन सा वो शास्त्रीय नृत्य? ये है आपका ऑप्शन को क्षत्रिय शास्त्रीय नृत्य। अगर पूछे यह जो क्षत्रिय आपका शास्त्रीय नृत्य है किस राज्य का है, तो किस राज्य से संबंधित है, तो यह जो नृत्य है ये आपका असम राज्य का है। किस राज्य का? असम राज्य का है, ठीक है। और जो आपका शास्त्रीय नृत्य सबसे नया शास्त्रीय नृत्य, सबसे नया है, पूछे सबसे नया शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका क्षत्रिय। अगर पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो वो है आपका भरतनाट्यम, ठीक है। तो आप अदर जी देखिए, उड़ीसी जो है आपका उड़ीसा राज्य का, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है। मणिपुरी आपका मणिपुर राज्य का। कुचिपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश का है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका मोहिनीअट्टम और आपका कथकली ये आपका केरल राज्य के है। कथक आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। सबसे नया आपका शास्त्रीय, सबसे पुराना आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपका तमिलनाडु राज्य का है। अगला देखिए, विरासत का अधिकार किस ओर ले जाता है? तो ये आपको बताना है। विरासत का अधिकार भूमि का विभाजन, क्या भूमि के विभाजन की ओर ले जाता है? क्योंकि आप देखते होंगे विरासत, ठीक है ना, विरासत में क्या होता है आपको इन 4 ऑप्शन के अनुसार बताना है। ऐसे तो विरासत में आपको बहुत सी चीजें मिलती है, भूमि मिलती है और भी आपके आभूषण हो गए, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको विरासत में मिलती है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो भूमि प्रदूषण, ये तो कोई यार लॉजिक ही नहीं लग रहा। भूमि की कमी बिल्कुल नहीं, अनुपजाऊ भूमि बिल्कुल नहीं, भूमि का विभाजन होता है। जैसे आपको पिताजी की भूमि है, मान चलो 10 बीघा है, 2 भाई है, तो भूमि का क्या होगा? विभाजन होगा। विरासत का जो अधिकार मिला है वो किस ओर ले जाता है? भूमि के विभाजन की ओर, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना था आपको। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। उसने पूछा है केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात, ना कि उसने भारत राज्य का लिंगानुपात, केंद्र शासित का पूछा है, या उन्हें प्रदेश का नहीं पूछा। तो केंद्र शासित में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो है पुडुचेरी का, या पुडुचेरी, ठीक है ना। किसका है? पुडुचेरी का। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगर प्रदेश में पूछे कि सबसे ज्यादा लिंगानुपात, तो भाई वो केरल राज्य का है, ठीक है। प्रदेश में केरल राज्य का है, ठीक है। और प्रदेश में सबसे कम किस राज्य का है? हरियाणा का है, ये ध्यान रखना। प्रदेशों में, राज्यों में सबसे कम हरियाणा का। अगर पूछे सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है आपकी केरल की। अगर पूछे सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है, तो वो है बिहार राज्य की। अगला देखिए, गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो गांधी इरविन जो समझौता हुआ था उसका 1931 में आपका सिग्नेचर या हस्ताक्षर किए गए थे। कब? 1931 में। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो आपका नवंबर 2022 के अकॉर्डिंग बताना है। तो जो आपके केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, यानी आपके जो सेंट्रल के जो शिक्षा मंत्री हैं, यानी अपने पूरे देश के, वो है धर्मेंद्र प्रधान। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो आपके किरण रिजिजू है ये आपके कानून मंत्री थे, और अनुराग ठाकुर जो है वो आपकी शायद खेल मंत्री हैं, ठीक है। अगला देखिए, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। तो देखो सभी लोग हैं, अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो उसको किसके नाम से जाना जाता है? उसको महाभियोग लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? महाभियोग लाना पड़ेगा, तब जाके आप राष्ट्रपति को हटा पाएंगे। इसके अलावा हटाने के लिए बोला तो भाई त्यागपत्र, तो वो ऐसा होता है कि खुद से अगर आप देना चाहते हो तो वो त्यागपत्र कहलाता है, इस्तीफा दे दिया, ठीक है ना। सेवा की समाप्ति तो ये 5 साल तक रहेगा, तब सेवा की समाप्ति होती है। सेवाओं से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक क्यों देगा भाई वो? तो ऑप्शन 3 बिल्कुल, महाभियोग लाओगे तो अपने आप हटा दिए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर पूछे भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। ये ध्यान रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है, और खासकर एसएससी जीडी और इसके अलावा आपका बीएसएफ सीआईएसएफ जो प्रश्न आते हैं ना स्टेटमेंट से और हेड कांस्टेबल में, इनमें आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत ने
देश में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो बिल्कुल आपका बिल्कुल सरल प्रश्न है। भारत ने सबसे प्रथम आपकी जो पंचवर्षीय योजना थी वो आपका 1951 में हुई थी, जो कि आपका 1956 तक चली थी, क्योंकि आपका ये 5 वर्षीय योजना है, पंचवर्षीय। फिर आपका 1956 से चली तो वो आपकी 61 तक चली थी, ठीक है, 61 तक चली थी, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी पंचवर्षीय योजना है ये अब समाप्त कर दी गई है। इसके स्थान पर आपका क्या आ गया है, इसके स्थान पर आ गया है नीति आयोग। कब से? 2014 से, ध्यान रखना। अब पंचवर्षीय योजना नहीं होती है। ये ऐसा होता था कि मान चलो सरकार बनी तो 5 साल के लिए सरकार बनी तो वो टारगेट करके रखेगी कि 5 साल तक हमने एक कार्य करना है, एक इसको संपूर्ण बना देंगे। मान चलो कि हमें बेरोजगारी पर कार्य करना है तो बेरोजगारी पूरी दूर कर देंगे, मतलब कुछ % तक बेरोजगारी दूर करने का वो लक्ष्य रखते थे, ठीक है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित यूनानी शासकों में से किसने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? तो किसने भेजा था ये आपको बताना है। तो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किसको? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। किसने? सेल्यूकस निकेटर ने। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखिए, एक बजट दस्तावेज जो किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय से संबंधित होता है, डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? राजस्व बजट कहलाता है, ठीक है। अगला देखेंगे, करंट अफेयर्स प्रश्न है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? तो ये पूछ सकते हैं, सीधा से प्रश्न है कि अक्टूबर 2022 में आपके मेघालय के राज्यपाल कौन है, कौन बने, ये पूछ सकते हैं। तो मेघालय के राज्यपाल या गवर्नर वीडी मिश्रा है। कौन है? वीडी मिश्रा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मोहन बागान एथलेटिक क्लब किस शहर में स्थित है? तो जो आपका मोहन बागान एथलेटिक क्लब है ये आपका कोलकाता, कहाँ पर? कोलकाता में स्थित है, जो कि आपका पश्चिम बंगाल की राजधानी है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। पहले ये भारत की राजधानी थी। भूतकाल राजधानी कौन है? कोलकाता या कलकत्ता है। वर्तमान राजधानी नई दिल्ली है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। किस विटामिन को थायमिन के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखो, आपका विटामिन B1 को, किसको? विटामिन B1 को थायमिन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि आपका वसा में घुलनशील विटामिन का नाम बताइए। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन है वो है आपके A, D, E, K। ये आपके वसा में घुलनशील है। और जो आपके पानी में घुलनशील है वो आपके BC। ये तो बहुत आसान है याद रखना, BC पानी में, ADE आपके वसा में, ठीक है। अगर पूछे कि आपका सबसे ज्यादा विटामिन A किस में पाया जाता है तो वो भाई आम में पाया जाता है, गाजर में भी पाया जाता है, ठीक है। और आपका जो वो क्या विटामिन C है वो आपका आंवले में पाया जाता है। अगला देखिए, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है। तो मई 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताना है। तो कितनी आपके, ये सीधा प्रश्न देखो, मैं अब सीधा बताता हूँ। उसने पूछा है कि भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो कितने हैं वर्तमान में? 395 अनुच्छेद है। कितने? 395 और 8 अनुसूचियां हैं, ठीक है। ये उसने पूछा है। भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई है। अंतिम अनुच्छेद कौन सा है? तो अंतिम अनुच्छेद 395 है, ठीक है। कौन सा है? 395। तो आपके 395 ही अनुच्छेद है, तो अंतिम 395 ही होगा। अगला देखिए, चीनी उद्योग के लिए प्राथमिक कच्चा माल डैश है। तो प्राथमिक कच्चा माल आपको बताना है। तो प्राथमिक कच्चा माल आपका गन्ना है, ठीक है। कौन सा है? गन्ना है। इसके अलावा आपका शकरकंद से भी आपकी शक्कर का निर्माण होता है, ध्यान रखो, ठीक है ना। अगर पूछे चीनी के लिए कौन कौन चीनी का निर्माण किस किस से होता है, तो शकरकंद से भी होता है। लेकिन उससे पूछा प्राथमिक कच्चा माल, यानी प्राथमिक बताना है। तो प्राथमिक आपका गन्ना है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा आपका इससे रासायनिक स्वीटनर से भी होता है, तो रासायनिक तौर पर बनाए गए, ठीक है ना। लेकिन प्राथमिक तौर पर जो है वो आपका गन्ना ही है। अगला देखिए, भारत ने राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं
शहद मिशन नामक की एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना को मंजूरी दी है जो डैश क्रांति से जुड़ी है। किस क्रांति से जुड़ी है ये आपको बताना है। तो वो आपका मिष्ठान क्रांति से जुड़ी हुई है। किस क्रांति से? मिष्ठान। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। इसके लिए अधिकतर मुझे लगता है लोगों ने शहद भी लगाया होगा, क्योंकि भाई ये मधुमक्खी पालन से था, लेकिन इसका राइट आंसर वो है आपका मिष्ठान। ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्या लगाया, ऑप्शन 4 लगाया। देखो मैं क्या बोला कि शहद ही लगाया होगा। ठीक है ना, तो ऐसे प्रश्नों में भी बहुत संभल के करना पड़ता है। ठीक है ना, करंट अफेयर्स से प्रश्न है, ऐसा तो है नहीं लॉजिकल प्रश्न है, तो जैसा करंट अफेयर्स में चलेगा वैसे ही आपको लगाना पड़ेगा। अगला देखिए, डैश को भारत में गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया गया है, मनाया जाता है। तो किसको गुजराती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो बेस्तु बरस। किसको? बेस्तु बरस को नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। जैसे अपना महाराष्ट्र में किसके नाम से मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा। किसके नाम से? गुड़ी पाड़वा। तो 22 मार्च 2023 को आपका गुड़ी पाड़वा मनाया गया था, यानी हिंदू नववर्ष आपका गुड़ी पाड़वा के तौर पर महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और गुजरात में किसके नाम से मनाया जाता है? बेस्तु बरस। बेस्तु बरस। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। तो ये थे आपके जीके जीएस के 50 प्रश्न। बाकी आपका यहाँ से मैथ के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, तो मैथ के भी करवा देंगे दोस्तों। इसमें कौन सा प्रश्न दिया गया है? एक कार्य समय वाला है। यदि ए और बी क्रमशः 9 और 12 घंटे में 1100 यूनिट उत्पादन करते हैं, तो ये आपका कार्य समय वाला है। ठीक है, और कौन सा है? ये आपका आयु वाले प्रश्न है, और ये भी आपका समय दूरी वाले हैं। ये कौन सा? ये आपका वार्षिक दर यानी साधारण ब्याज वाला होगा। ये भी आपका परसेंटेज वाला है। तो आप खुद देख लो, ऐसे प्रश्न पूछ जाते हैं। बाकी आपका मैथ भी सॉल्व कराना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।